और उमेशपाल हत्याकांड में एक एक करके आरोपी बेनकाब हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस साजिश में कुल 13 लोग शामिल थे, जिनमें से कई की पहचान कर ली गई है। अब आपको इस रिपोर्ट में हर एक साजिशकर्ता की क्राइम कुंडली बताते हैं कि आखिर कौन है ये लोग। देखिए, उमेश मर्डर केस में शूटर की मंडली में कौन कौन था, किसने हत्या की साजिश रची, साजिश का अड्डा कहां था। पुलिस हर सवाल की पड़ताल में जुटी है। पूरी शूटर मंडली की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। कुछ चेहरे बेनकाब हुए हैं, कुछ होना बाकी है। उमेश पर फायरिंग करने वाले इस शूटर का नाम मोहम्मद गुलाम है, जो हत्या से पहले सामान खरीदने के बहाने दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। घर पहुंचकर जैसे ही उमेश ने कार का गेट खोला तो मोहम्मद गुलाम ने अपनी पिस्टल का मुंह खोल दिया। मोहम्मद गुलाम हत्या में शामिल एक आरोपी सदाकत का बेहद खास बताया जा रहा है। बाइक सवार ये बदमाश गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता है। बम बनाने में माहिर गुड्डू मुस्लिम के पास भीड़ को दूर खदेड़ने का जिम्मा था। जैसे ही शूटर से उमेश पर फायरिंग शुरू की तो गुड्डू ने बम फेंकना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है लोगों में दहशत फैलाने के लिए गुड्डू ने 2 धमाके किए। गुड्डू मुस्लिम को 15 साल पहले पुलिस ने केस में गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि उस वक्त अतीक अहमद ने गुड्डू की जमानत कराई थी, तभी से यह अतीक का बेहद खास बन गया। उमेश की हत्या में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। मोहम्मद गुलाम के बाद जिस शख्स ने उमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई वो असद ही था। कहा जा रहा है कि असद ने पूरी शूटर गैंग को लीड किया था। उमेश मर्डर के चौथे किरदार का नाम सादत है। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम हॉस्टल के जिस कमरा नंबर 36 में मर्डर का प्लान बनाया गया, उस कमरे पर सादत का काफी दिन से अवैध कब्जा था। इस कमरे में ही उमेश की हत्या और उसके बाद भागने का प्लान बनाया गया। सादत नेपाल भागने में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। उमेश मर्डर केस का 5वां किरदार अरबाज है, जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अरबाज अतीक अहमद का बेहद खास ड्राइवर था। शूटर जिस कार में सवार होकर आए थे उसे अरबाज ही चला रहा था। पुलिस सूत्रों की माने तो कुल 13 लोग मर्डर में शामिल थे। 9 लोगों ने फ्रंट पर आकर हमला किया, जबकि 4 लोग बैकअप प्लान के लिए वहां मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, जिस तरह से अब एक एक साजिशकर्ता की भी पहचान हो रही है, मामले में जांच तेज हो गई है, तमाम जो आरोपी उनकी धरपकड़ भी तेज हो, ऐसी उम्मीद करेंगे। बिल्कुल, देखिए नए नए किरदार जरूर इस मामले में सामने आ रहे हैं। पहले 6, फिर 9, फिर अब 13 की बात की जा रही है और अभी उन लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस की टीम भी जुटी हुई है। बड़ी बात यह है कि जो किरदार अभी तक इस पूरे मसले में सामने आए हैं, उन किरदारों की भूमिका क्या रही है, किस आधार पर और कैसे उनका संपर्क एक दूसरे से हुआ, कैसे वो लोग हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, धीरे धीरे एक एक परत खुलती जा रही है। जिस समय हम यहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें अभी अंदर हम गए थे, हालांकि साफ सफाई हो रही तो बाहर आए हैं, लेकिन यहीं पर वो साजिश रची गई थी और दावा तो ये किया गया कि एक एक किरदार जो है वो इसी हॉस्टल के अंदर मौजूद था और इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में पूरी की पूरी साजिश रची गई। ये दावे भी अलग अलग तौर पर किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है, हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो भी किरदार हैं वो इस समय पुलिस के कब्जे में हैं। जो यहाँ से सदाकत की बात की जाए या मुबस्सिर की बात की जाए, वो इस समय पुलिस के कब्जे में, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही कि उनके साथ कौन कौन मौजूद था और जैसे ही ये सामने आ जाएगा कि कौन कौन मौजूद था, उसके बाद हो सकता है कि और आसान हो जाए पुलिस के लिए पता लगाना। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है, अतीक अहमद का जो बेटा है असद, जो कि सीसीटीवी में नजर आ रहा है, वो कहां पर है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है जो बनता है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो साजिश करता है उमेश पाल हत्याकांड में, वो एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें 13 लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ की पहचान कर ली गई है और इन सभी की जो क्राइम कुंडली है उसको हम बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज के उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने एक बदमाश अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया। अरबाज पर 50,000 का इनाम था, जबकि इस वारदात की साजिश में शामिल एक और आरोपी सदाकत को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदाकत वही शख्स है जिसने इस मर्डर की साजिश में शुरू से अंत तक एक्टिव भूमिका निभाई। सदाकत से कोई चौंकाने वाले खुलासों के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं
कि आखिर सदाकत कौन है। मुस्लिम हॉस्टल में रहता था सदाकत। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में वो अवैध रूप से रहता था। वारदात की साजिश में शामिल था। वारदात के बाद फरार हो गया था सदाकत। नेपाल भागने की फिराक में था। गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर का रहने वाला सदाकत। यही है वो 36 नंबर का कमरा, लेकिन अभी तक जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। पुलिस की टीम आई थी और आसपास के जितने भी कमरे हैं ये आप देखिए, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। तो ज्यादातर कमरे हैं, हालांकि कोई बात करने को भी तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पर कमरा नंबर जो 36 है उसके ठीक सामने हम खड़े हुए थे, यही वो कमरा नंबर 36 है। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस की टीम आई थी और पुलिस ने यहाँ पर पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया है, यानी इसमें ताला लगा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी सदाकत ने शूट आउट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सदाकत ने पूछताछ में बताया है कि इस पूरे मामले में अतीक और उसका परिवार एक्टिव रूप से शामिल था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पूरी साजिश अतीक अहमद के इशारे पर रची गई। यहां तक कि अतीक का भाई और बेटा भी इसमें शामिल हैं। अतीक के भाई अशरफ ने जेल से साजिश रची थी, जबकि अतीक का बेटा असद खुद शूट आउट में शामिल था। मुस्लिम हॉस्टल में रची गई मर्डर की साजिश। हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में शूटरों ने की मीटिंग। आरोपी सदाकत ने मीटिंग का इंतजाम करवाया। वारदात के पहले शूटरों के संपर्क में था सदाकत। बदमाशों के भागने का प्लान बनाने में भी वो शामिल था। व्हाट्सएप कॉल से संपर्क करते थे सभी आरोपी। शूटआउट में कुल 13 शूटर शामिल थे। 6 बदमाशों ने उमेश पाल पर फायरिंग की थी। वो कमरा नंबर 36 की तरफ हम रुख कर रहे हैं। यहाँ पर कमरे लगातार बने हैं, लेकिन ज्यादातर कमरों में ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई रहता भी नहीं। ये देखिए आप, कई कमरे ऐसे हैं यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये मानकर चलिए कि एक सेफ हाउस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। हर कमरे में ताला लगा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की टीमें यूपी, एमपी और बिहार तक आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। माना जा रहा है कि मर्डर में शामिल बाकी शूटर्स भी जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मृदुल लगातार इलाहाबाद में मौजूद है, प्रयागराज से वो हमें लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मृदुल, ये बताइए मुझे, ये जो मुस्लिम हॉस्टल है इसमें कब, कौन, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में वहां किसी को पता नहीं था। ये जो हॉस्टल है किसके अंडर में आता है और वो प्रशासन क्या कर रहा था? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको तस्वीरों के साथ बताता हूं कि ये हॉस्टल जो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसी के अंडर में आता है और यहाँ पर आमतौर पर ऐसे ही लोग रहते हैं। यानी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। लेकिन हॉस्टल अलॉट जैसे ही होता है, कमरा आपको मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर कौन आता है, कैसे आता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, ना ही कोई पता करने वाला है। आप दूर तक देखेंगे, ना कोई वार्डन है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई गार्ड है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम बात कर सकें। यानी ये मानकर चलिए कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी वहां से खत्म हो जाती है कि हाँ हॉस्टल दे दिया है, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि बात की गई तो वो भी ये कहते हैं कि हम जांच करेंगे कैसे यहाँ पर पहुंच गए, कौन पहुंच गया। और जैसा हमने लगातार तस्वीरें भी दिखाई अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया कि ज्यादातर कमरों में ताला लगा हुआ है। यानी कौन कब कहाँ कैसे आ रहा है किसी को नहीं पता है। कौन यहाँ पर रह रहा है, कितने कमरे हैं, कितने लोग यहाँ पर उस कमरे में, एक कमरे में कितने लोग रह रहे हैं, इस बात की भी कोई सटीक या पुष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। ये मानकर चलिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल दे दिए गए हैं, अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, कौन रह रहा है, कोई जानकारी नहीं जुटाई जाती। तो कुल मिलाकर ये यूनिवर्सिटी का भी फेलियर है। दूसरी बात ये कि अभी तक जो 2 लोग यहाँ से हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है उनसे पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हो। बिल्कुल मृदुल, आप बड़ी बात बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड जिस तरह से सामने आया, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद ने इसकी प्लानिंग की? क्या उसके भाई जो बरेली की जेल में बंद है अशरफ, उसने शूटर्स का इंतजाम किया? कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? कौन कौन इसके पीछे है, इस रिपोर्ट से समझिए।
उमेश की हत्या का 36 कनेक्शन। व्हाट्सएप पर बना मर्डर प्लान। प्रयागराज में हत्या, गुजरात में साजिश। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश किसने रची? हत्या की साजिश कहां रची गई? इस साजिश में कौन कौन शामिल था? इन सवालों से पर्दा उठने लगा है। वकील सदाकत की गिरफ्तारी से इस बात का खुलासा तो हो गया है कि मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में ही उमेश की हत्या की साजिश रची गई, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, इसका खुलासा होना बाकी है। जिसके बाद पुलिस के रडार पर दो चेहरे हैं। पहला चेहरा माफिया अतीक अहमद का और दूसरा उसके भाई अशरफ अहमद का। अतीक का बेटा असद हमलावरों में शामिल था। इस हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उसमें असद उमेश पाल पर गोली चलाता दिखता है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। तो क्या उमेश की हत्या का प्लान असद अहमद का था या फिर वो किसी के आदेश का पालन कर रहा था? क्योंकि इस हत्याकांड के तार अब सीधे गुजरात की साबरमती जेल में बंद उसके पिता अतीक अहमद और यूपी की बरेली जेल में बंद उसके चाचा अशरफ से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद और बरेली जिला कारागार से उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ अपने करीबियों और गुर्गों से मोबाइल के जरिए लगातार बात कर रहे थे। ये लोग ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल पर बात करते हैं और व्हाट्सएप कॉल पर ही इस कत्ल की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में हत्या की साजिश रचने के बाद सदाकत के कहने पर दो लोग बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने पहुंचे, जहां शूटर्स का नाम और हत्या का पूरा प्लान तैयार हुआ। इस जानकारी के बाद पुलिस एक्शन में है। बरेली में डीएम और एसएसपी ने जेल में छापा मारा। डीएम एसएसपी ने अशरफ समेत सभी बैरक की तलाशी ली और अशरफ से मिलने वालों की जांच के भी आदेश दिए। यूपी एसटीएफ ने भी जेल में अशरफ से मिलने वालों का ब्यौरा मांगा है। इस जेल में पहले अतीक अहमद भी बंद रह चुका है, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर पुलिस के रडार की सुई अतीक और उसके भाई अशरफ की तरफ घूम चुकी है। इसके बाद जल्द इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।